नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन डायरी के शख्सियत कार्यक्रम में मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न सिर्फ साहित्यकार है, लेखिका है, गीतकार है, बल्कि एक कवयित्री भी है। दर्शकों, आप सब सोच रहे होंगे कि भला इतनी सारी खूबियां एक व्यक्ति में कैसे हो सकती हैं, लेकिन दर्शकों ये सच है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर करुणा सक्सेना जी से, जो कि साहित्यकार, लेखिका, गीतकार, कवयित्री हैं। डॉक्टर करुणा जी, सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने विषय के बारे में बताएं। आपका कार्यक्षेत्र क्या है और आप अपने सामाजिक जीवन में किस तरह से कार्य कर रही हैं? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, मेरा अभिवादन है। मैं डॉक्टर करुणा सक्सेना इस समय साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि अच्छा कार्य कर सकूं। और विशेष रूप से मैं गीत विधा लेखन पर कार्य करती हूँ। साहित्य के क्षेत्र में कविताएं लिखती हूँ, मंच पर कविता पाठ करने का भी मुझे सुअवसर प्राप्त होता है। साथ ही कई वरिष्ठ कवियों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। जी, करुणा जी, जानना चाहेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में आखिर आपका रुझान कैसे हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न श्रद्धा जी आपने किया। साहित्य के क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, मैं प्रमुख रूप से कविताएं लिखती हूँ और कविताएं लेखन किसी भी कवि लेखक के लिए ऐसा होता है कि उसको बचपन से ही उस तरफ रुझान होता है, उसकी भावनाएं प्रमुख रूप से कविताओं में निखर के आती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी रहा। बचपन से ही मुझे कविता लेखन का, गीत लिखने का, तुकबंदी करने का बहुत आनंद आता था। तो इस प्रकार से ये रुझान एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में मेरा परिवर्तित होता गया और इस समय मैं साहित्य के क्षेत्र में जो कार्य कर रही हूँ वो प्रमुख रूप से गीतों की तरफ कर रही हूँ। जी करुणा जी, हमने देखा है कि आपके काव्य संग्रह में मुख्य रूप से गीतों को इंगित किया गया है। आखिर गीत विधा में और किस प्रकार से बेहतर कार्य किया जा सकता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रद्धा जी आपका, कि गीतों में किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। हमारे देश भारत में चाहे फिल्मी जगत हो या काव्य क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, यहाँ पर हमेशा ही गीतों पर काम किया जाता रहा है और बहुत ही वरिष्ठ प्रसिद्ध गीतकार हमें इस देश में प्राप्त हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रसिद्ध गीतकारों के सानिध्य में यदि युवा पीढ़ी आती है, नए बच्चे आते हैं और गीतों की कार्यशालाएं यदि आयोजित की जाती हैं, जैसे कवि सम्मेलन कभी आयोजित होते हैं, तो मुझे लगता है उसका एक भाग निश्चित रूप से कार्यशालाओं के रूप में भी आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि गीत विधा में और अच्छे से काम किया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर विधा है और मेरा बहुत ज्यादा रुझान गीतों के प्रति रहता है। जी करुणा जी, जानना चाहेंगे कि साहित्य के अलावा आपका और किस क्षेत्र की तरफ रुझान है? बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगी। जैसा कि साहित्य के क्षेत्र में लेखन तो है ही, कविताएं लेखन है, गीतों की तरफ लेखन है, साथ ही समाज सेवा। मुझे, जैसा मैंने कहा कि मैं प्रत्येक वर्ग से जुड़ने का हमेशा प्रयास करती हूँ, तो मुझे लगता है कि साथ साथ ये कार्य किया जाना चाहिए। और साहित्य का क्षेत्र अपने आप में इतना वृहद है कि इसमें बहुत सारे आयाम जुड़ जाते हैं, तो ये सारे कार्य भी निरंतर मेरे चलते रहते हैं। समाज सेवा भी चलती रहती है। करुणा जी, आप एक बड़ी साहित्यकार हैं। आप किस तरह से अपने साहित्यिक जीवन और पारिवारिक जीवन में तालमेल बिठा पाती हैं? श्रद्धा जी, इसका उत्तर तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी नहीं पता होगा। निश्चित रूप से आप भी इस विषय को अच्छे से जानते होंगे। और जो एक महिला के लिए मैं ये समझती हूँ कि कभी भी किसी भी कार्य क्षेत्र में बैलेंस करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में व्यक्ति कभी इकाई नहीं रहा, हमेशा ही परिवार इकाई हुआ है। और जहाँ परिवार इकाई होता है जिस समाज में, वहाँ परिवार हमेशा उस परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ खड़ा रहता है। तो यही मेरे साथ भी है। मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे श्रीमान जी मेरे साथ है, घर के बालक बंद सब साथ है। तो ऐसा मुश्किल नहीं होता है बैलेंस करना। और चाहे पारिवारिक दायित्व हो या फिर सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या मेरा साहित्य लेखन हो, सभी जगह बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा हुआ है। जी करुणा जी, जानना चाहेंगे कि क्या साहित्य अथवा कविताएं समाज का दर्पण है? बिल्कुल, ये तो हमेशा ही कहा जाता रहा है कि जो साहित्य है वह समाज का दर्पण है। समाज में घट रही प्रत्येक घटना हमको हमारे साहित्यकारों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य के जितने भी दस्तावेज हैं वे अपने समय के, अपने कालांतर के, अपने समय के विशेष रूप से ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। समाज में जो कुछ भी घट रहा है हमको उन दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम जितने भी साहित्यकार हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आप बड़ी साहित्यकार हैं, मैं अपने आप को बड़ी साहित्यकार नहीं मानती। मैं भी अपने आप को एक छोटी कलम मानती हूँ। मुझे लगता है कि वो छोटे छोटे प्रयास हम सभी लोगों को
करना चाहिए, ताकि समाज में जो कुछ भी घट रहा है हम उसको अपने कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम से किसी भी रूप में उसको इंगित करें। न केवल सामाजिक समस्याओं को, न केवल मानसिक तनावों को, बल्कि उनके समाधानों को भी हमें अपने साहित्य में दिखाना चाहिए, ताकि समाज को एक दिशा प्राप्त हो सके, उसकी दशा परिवर्तित हो सके। ये साहित्यकारों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से कार्य यदि साहित्य के क्षेत्र में किया जाएगा तो बहुत कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। जी, कमला जी, जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा साहित्यकार और कवि कौन कौन से हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, और मैं बचपन से ही छायावाद के प्रति हमेशा ही मेरा भावनाएं जो है वो छायावाद काल के प्रति बहुत ज़्यादा ही जागरूक रही। मैंने उनको पसंद भी किया। इस हिसाब से महादेवी वर्मा जी, उनको पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जयशंकर प्रसाद जी, उनको पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैथिली शरण गुप्त हो या फिर निराला जी हो, इन सबको पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लेखन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है। जी, कमला जी, अब आगे साहित्य के क्षेत्र में अब आपने क्या करने का सोचा है? जैसा मैंने कहा कि मेरा प्रयास है मैं गीतों के लिए काम कर सकूं, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा साहित्यिक विधा है। तो गीतों के लिए मैं काम करूं, साथ ही जो मेरा लेखन है समाज के प्रति जो मेरा दायित्व है उसका भी निर्वहन करूं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि छोटा छोटा प्रयास में सामाजिक संबंधों के प्रति भी निर्वहन कर रही हूँ, सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही हूँ। तो वहाँ जो कुछ भी समस्याएं हैं, उनके जो समाधान है, वो मैं अपने साहित्य के लेखन में उसको ला सकूं, और कुछ छोटा सा योगदान या छोटी सी एक आहुति मेरी तरफ से भी समाज के लिए होनी चाहिए। जी, कमला जी, आप एक जानी मानी समाज सेविका भी हैं। अब समाज के प्रति अब आप क्या दायित्व अपनी तरफ से निभाना चाहती हैं? जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में जैसा जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होती है कि हमको समाज में क्या घट रहा है उसकी समस्या और साथ ही समाधान उनको इंगित करना है, इसी प्रकार से सामाजिक दायित्व भी हमारे होते हैं। जैसा और एक साहित्यकार के लिए कोई मुश्किल काम मुझे नहीं लगता कि सामाजिक दायित्वों को किस प्रकार से निर्वहन कर, क्योंकि उनके हाथ में कलम है, और कलम जिसके हाथ में है वो बहुत कुछ समाज को बतला सकता है। अपनी भावनाओं के साथ साथ समाज में घट रही घटनाओं को बतला सकता है। उसमें चाहे वो, जैसा मैंने कहा कि मानसिक तनाव हो, कई बार ऐसा होता है कि मानसिक तनाव से महिलाएं विशेष रूप से जूझ रही होती हैं, तो उसको भी हमको चाहे किसी कार्य क्षेत्र में रहते हुए उसको परिवर्तन करना हो, या फिर एक कवि और गीतकार के रूप में मुझे उसको परिवर्तन करना हो, तो मैं दोनों प्रकार से ये प्रयास करती हूँ कि मेरे लेखन में भी वो झलके, साथ ही मेरे जो सामाजिक कृत्य है, सामाजिक में जो काम कर रही हूँ, उनके माध्यम से भी वो चीजें समाज के सामने आ सके और मैं अपना योगदान दे सकूँ। जी, करुणा जी, हम देखते हैं कि कई बार महिलाओं में प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। क्या ऐसी महिलाओं को आप कुछ कहना चाहेंगी, उनके प्रति आगे जाकर कुछ कार्य करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं ऐसे कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ जहां हम विशेष रूप से महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, है ना। चाहे साहित्यकार महिलाएं हो मेरे साथ जुड़ी हुई, या सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में मैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए काम करती हूँ। और ये आपने सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में बहुत प्रतिभाएं होती हैं, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाती है उन अवसरों से जो उनको प्राप्त होने चाहिए या जिसकी वो हकदार है। तो ऐसे में हम सभी को समाज में उठ खड़ा होना चाहिए। उन महिलाओं के लिए जो प्रतिभाशाली है उनको ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए, और विशेष रूप से बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए शिक्षा के जो अवसर है उन्हें प्रदान करने चाहिए और उनको इस चीज में मदद करनी चाहिए। तो जहां भी हम हैं, जिस भी दायित्व पर हम हैं, हमें हमेशा अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास के प्रति भी, अपने लोगों के प्रति भी, अपने आसपास की बहनों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। और मैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए कार्य करना चाहती हूँ। करुणा जी, आपकी पुस्तक राग अग्नि कुंभ का के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पुस्तक मैं आज अपने साथ लेकर आई हूँ, राग अग्नि कुंभ का। ये मेरी प्रथम पुस्तक है जो कि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी उसके द्वारा अनुशंसित हुई है और प्रथम कृति के रूप में प्रकाशित भी हुई है। ये पुस्तक, ये मान के चलिए कि मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि वैसे भी प्रथम पुस्तक जो होती है वो किसी भी लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके बालक के समान होती है। इसमें बहुत सारे गीत, रचनाएं, कविताएं मेरी इसमें संकलित है, और मैंने प्रयास किया है, यदि इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि महिलाओं के लिए जो मेरे मन में विचार रहे हैं, एक स्त्री के मन की जो भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं या उसकी कुछ समस्याएं होती हैं, उनके जो समाधान वो सोचती है, या संबंधों के विषय में वो जो सोचती है, अपने आसपास के परिवार के विषय में, वो सब कुछ मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। ये केवल मेरे ही मन की भावना नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि विभिन्न महिलाएं जो इस पुस्तक को पढ़ेंगी उनको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं उनके मन की बात भी है।
जी, पुस्तक के बारे में जब अभी जिक्र हुआ है तो करुणा जी मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंदीदा कुछ पुस्तक में से ही कविताएं हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा पसंदीदा विषय है। और जैसा मैंने कहा कि पुस्तक का नाम है राग अग्नि कुंभ का। इसका आशय ही यही है कि कुंभ, कुंभ यानी घड़ा, घड़ा शीतलता प्रदान करता है और अपनी प्रवृत्ति, चाहे वो कितना भी आग में तप जाए, पर अपनी प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा अपनी प्रवृत्ति पर ही आसीन रहता है। तो उसी प्रकार से एक महिला, चाहे वो इस समाज के विभिन्न आयामों में, विभिन्न पक्षों में, विभिन्न संबंधों में कितना भी तप जाए, परंतु बावजूद उसके वो अपनी प्रवृत्ति, अपनी शीतलता, अपना मातृत्व, अपना प्रेम, स्त्री उचित गुणों को कभी भी त्याग नहीं करती है। इसीलिए ये समाज की धुरी मानी गई है, परिवार की धुरी मानी गई है। मैं एक कविता आपको इसी में से सुनाना चाहूंगी। कर दिए हैं सुराख मैंने बाहरी भीत पे, कर दिए हैं सुराख मैंने बाहरी भीत पे, निकलने लगी है लपटे मनमाने ढंग से। आसान नहीं होता भाप हो जाना और छूना आसमान की तलहटी। आसान नहीं होता बूंदों की यात्रा, आसान नहीं होती बूंदों की यात्रा। भाग्य की संकल्पनाएं और झनकृत रुदन, वरन आसान होता है ताप का आदेश। विवश कर देता है समेट लेने के लिए स्वयं को। आसान होती है समूह गर्जना, आसान होती है समूह गर्जना, निष्कासित कर देती है बैरागी बूंदों को। निसंदेह निसंदेह सीता का वनवास बैराग नहीं था, सीता का वनवास बैराग नहीं था, केवल सीता का, राम का नहीं। अल्पजीवी नहीं होना, होना है चिरायु। बस सुनो मुझे, बस सुनो मुझे, समझ से परे हूं तुम्हारी, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी राग अग्निकुंभ का। करुणा जी, बहुत ही प्यारी कविता थी और हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आई होगी। करुणा जी, जानना चाहेंगे कि आजकल जो नए साहित्यकार आ रहे हैं उन्हें आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं बहुत से नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, जो लेखन प्रारंभ कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि विभिन्न संगठनों में कार्य करते हुए ऐसे हम कई बच्चों से, युवा पीढ़ी से जुड़ते ही हैं। और मैंने महसूस किया है कि बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और उनके कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि युवा पीढ़ी कितना अच्छा लेखन कर रही है। बस थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा हम उन्हें गाइड करते रहे, उन्हें बताते रहे। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि कार्यशाला एक महत्वपूर्ण आयाम होती है साहित्य के क्षेत्र में। तो इस प्रकार की कार्यशालाएं होती रहे, हम उनको मार्गदर्शन करें ताकि वो अच्छा लेखन कर सके। अच्छा तो वो लिख ही रहे, बस एक दिशा प्राप्त हो जाती है तो युवा पीढ़ी और ज्यादा अच्छा लिखने का प्रयास करती है। जी, करुणा जी, ग्वालियर में 2015 में आपको कायस्थ रत्न सम्मान से भी नवाजा जा चुका है और भी हम जानना चाहेंगे कि आपको और कौन कौन से सम्मानों से नवाजा जा चुका है? जी बिल्कुल, मुझे मैथिली शरण गुप्त ग्वालियर का सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ ही काव्य भूषण सम्मान धौलपुर बाड़ी राजस्थान से भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद मैं मानती हूँ मुझे प्राप्त हुए हैं। जी, करुणा जी, हमारे जो दर्शक है वो बेहद उत्सुक हो रहे हैं। आपकी जो आवाज इतनी मधुर है, अगर आप कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर दें। जी बिल्कुल, एक मेरा बहुत ही जिसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है ऐसा एक गीत है और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस गीत को सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष पढ़ने का प्रयास करूंगी। शहरों में खोए हुए, शहरों में खोए हुए, भूले अपना गाँव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। माँ का था तू लाडला और पिता का प्यार तू, माँ का था तू लाडला और पिता का प्यार तू, था बहन का आसरा भाई का अधिकार तू। तूने जालिम दे दिए, तूने जालिम दे दिए, पूरे घर को घाव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। शहरों में खोए हुए, शहरों में खोए हुए, भूले अपना गाँव है। बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है।
बूढ़ा पीपल आज भी देता कितनी छाँव है। और कुछ पंक्तियां जो मैं दो दो पंक्तियों में मैंने लिखने का प्रयास किया है, वो भी मैं आपके समक्ष यहाँ सुनाना चाहूंगी और दर्शकों को ही मैं निवेदित करती हूँ ये पंक्तियां। है अंधेरा घना धुंध छाई हुई, है अंधेरा घना धुंध छाई हुई, शक्ल सूरत शहर की पराई हुई, है अंधेरा घना धुंध छाई हुई, खुशबुओं के घरों को, खुशबुओं के घरों को गई छोड़ सब, खुशबुओं के घरों को गई छोड़ सब, खुशबुओं के घरों को गई छोड़ सब, तितलियां फूल से चोट खाई हुई, है अंधेरा घना धुंध छाई हुई। धन्यवाद। वाकई में करुणा जी, आपने हमारे दर्शकों को तो एकदम मंत्रमुग्ध ही कर दिया है। इतनी मधुर आपकी आवाज है, आखिर आप कहाँ से लेकर आ पाती हैं इतनी सारी प्रेरणा? मैं तो ये समझती हूँ माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, माता पिता का आशीर्वाद है और आप सभी का सहयोग भी है। तो थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करती हूँ। माँ सरस्वती की कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे ताकि मैं भी कुछ छोटा मोटा योगदान देती रहूँ साहित्य के क्षेत्र में। जी, एक पुरुष जब कामयाब होता है तब ये कहा जाता है कि उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। जी करुणा जी, आप एक महिला हैं, आप अपने पीछे किसका हाथ मानती हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक महिला जब सफल होती है तो उसके पीछे पुरुष ही होते हैं निश्चित रूप से, चाहे वो पिता के रूप में हो। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, जिन्होंने लेखन के क्षेत्र में सबसे पहले मुझे प्रेरित किया लिखने के प्रति, साथ ही मेरे श्रीमान जी श्री स्वतंत्र सक्सेना जी, उन्होंने हमेशा कदम बढ़ा के मेरे साथ साथ चल के मुझे हमेशा प्रेरित किया। चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा, उनके प्रेम की वजह से ही, और साथ ही सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते समय भी वो मेरे साथ रहते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे पिता और मेरे पति, मेरे ससुर साहब, उन सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इसीलिए मैं ये काम कर पा रही हूँ। जी, जो भी आने वाली युवा पीढ़ी है करुणा जी, जो भी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, जैसे कि आप लेखिका हैं, कई लोग लेखक बनना चाहते हैं, आप गीतकार भी हैं, किस तरह से जो अपनी कला को निखार सकते हैं? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, न केवल साहित्य के ही क्षेत्र में, क्योंकि हम पूरी बात साहित्य पर आधारित कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जब बच्चे काम करने निकलते हैं, बेटे बेटियां बच्चे, तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में यदि हमारा लक्ष्य निर्धारित है, हमें पता है कि हमको क्या करना है, हमको अपनी कमियों के बारे में पता है, हमको अपनी खूबियों के बारे में पता है, तो हम जानते हैं कि अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से निखारा जाए। आज बहुत से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, चाहे वे तकनीकी क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, सामाजिक जीवन के विभिन्न दायित्व हो, पारिवारिक जीवन हो। हम कहीं भी एक अपना जब तक कि 100% नहीं देते हैं, हम वहां सफल नहीं हो सकते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए भी यही मेरा संदेश है कि आप जो भी कर रहे हैं अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में है, पारिवारिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक, आर्थिक, कुछ भी आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, वहां के मुख्य बिंदुओं को समझिए, अपने आप में विकास विकसित कीजिए, सामने जो कार्य आपके सामने आए उसको 100% दीजिए। निश्चित रूप से जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। करुणा जी, हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? जी बिल्कुल, मैंने यात्रा साहित्य में अपना शोध पूरा किया है। मेरी जो पीएचडी है वो हिंदी साहित्य के यात्रा साहित्य विधा के ऊपर है, और मैंने पुस्तकालय विज्ञान, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपना मास्टर्स किया है। साथ ही बीएड किया है और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट में क्वालिफाई हूँ, और इस प्रकार से ये यात्रा जारी है। जी करुणा जी, साथ ही जानना चाहेंगे कि आप कविताओं के क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रही हैं, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, कविताओं के क्षेत्र में जैसा मैंने कहा कि मैं गीत लिखती हूँ, और गीत का जो उद्देश्य होता है उसको छंदबद्ध करके लेखन कार्य उसका किया जाता है। तो मैं प्रयास करती हूँ कि छंदों में जो हमारा जो काम छूटा हुआ है उसको थोड़ा बहुत करने का प्रयास करती हूँ। तो छंद लेखन की तरफ मेरा
रुझान रहता है और कई छंदों पर मैंने काम किया है। तकरीबन मुझे लगता है मैंने 30 से 35 छंदों पर काम मैं कर चुकी हूँ। और एक रचना मैं छंद की ही आपको सुनाना चाहूंगी, जो कि सोरठा छंद है। सोरठा जो लिखे जाते हैं उस पर ये मेरी रचना है। और इसको जिस प्रकार से इसकी सनातन धुनें होती हैं, ये बात मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे जो पुराने गीत चलते रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी धुनें निश्चित होती हैं। जैसे दोहा, चौपाई, इनकी धुनें निश्चित होती हैं। इसी प्रकार से सोरठा जो पढ़ा जाता है और मैंने लेखन किया है, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दमक उठा हर अंग, लागी कृष्ण गुलेल जो। दमक उठा हर अंग, लागी कृष्ण गुलेल जो। बदल गए सब ढंग, लगन लगाने नाम की। एक अगला सोरठा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कालिंदी के तीर, राधा बन नाचो मगन। बहती जैसे नीर, आँखों में भर लो मुझे। कान्हा तुम चित चोर, हृदय छुपा लूं मैं कहाँ। खींचे मन की डोर, तेरे मुस्काते नयन। करुणा जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें या कुछ अपनी तरफ से सुनाना चाहें तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जी श्रद्धा जी, बिल्कुल। दर्शकों को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस प्रकार के जो कार्यक्रम देखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से हम जो कुछ भी चीजें सुनते हैं और हमको लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो हमें आपसी बातें ही एक दूसरे तक पहुंचानी चाहिए कि हमारे आसपास जो बहनें हैं उनके लिए कार्य करें, जो भाई हैं उनके लिए कार्य करें। आसपास समाज में घट रही घटनाओं के प्रति हम जागरूक रहें। कुछ भी गलत हो तो हमको उसको इंगित करना आवश्यक है किसी भी रूप में। आजकल बहुत से माध्यम हो चुके हैं कि हम समाज में घट रही घटनाओं पर ध्यान दे सकें, तो ये हम करते रहे और समाज में एक अच्छा संदेश हमारे माध्यम से भी जाता रहे। हमको प्रयासरत रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का शख्सियत कार्यक्रम, जिसमें कि हमने आपको मिलवाया डॉक्टर करुणा सक्सेना जी से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे भी इसी कार्यक्रम में हम आपको और भी शख्सियतों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल तब तक के लिए श्रद्धा को दें इजाजत। नमस्कार।